नमस्कार। राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द विचार अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम वर्ण विचार कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के डिस्क्रिप्शन में व्याकरण की प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द कहते किसे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। जिस तरह से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसी तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। वर्णों का अपना अलग कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द हमेशा सार्थक होते हैं। हम उन्हें ही शब्द कहेंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे यदि मैं कहूँ काम, तो काम का अर्थ है, हम कहते हैं कार्य। लेकिन यदि मैं इसका उल्टा कर दूँ, यदि मैं लिख दूँ मका, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द का अपना अर्थ होता है। अतः हम परिभाषा अगर देखें तो कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी ध्वनियों का समूह है, किंतु कैसा है? सार्थक है। जैसे यदि हम कहें फूल, तो फूल में 4 ध्वनियाँ समाहित हैं। फ, इसमें ऊ है, ल और इसमें अ है। इस तरह से ये 4 ध्वनि समूह मिलकर के एक सार्थक शब्द बना रहे हैं फूल, जिसका हम अर्थ समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि शब्दों को उनके बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इनका कई तरह से वर्गीकरण किया गया है जो भाषा में प्रयोग में आते हैं। इन वर्गीकरणों को हम देखते हैं। ये 4 प्रकार के वर्गीकरण हैं। अर्थ के आधार पर हम शब्द देखेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, उनके बारे में देखेंगे, प्रयोग के आधार पर किस किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, इनकी बनावट किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को 5 भागों में बांटते हैं। हिंदी भाषा में और भी अलग अलग भाषाओं के शब्द आए हैं, जैसे संस्कृत के हैं। विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की बोलियां हैं हमारी स्थानीय। ये सब हमारी संपर्क भाषा के आधार हैं। यानी हिंदी भाषा में इन सभी जगहों से शब्दों को समाहित किया गया है। अतः हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को कई उपभेदों में बांट सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत् का मतलब होता है उसकी, और सम का मतलब होता है समान। उसके समान यानी कि संस्कृत के समान। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी जो मूल भाषा है, उसके शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे हिंदी की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। हिंदी में ज़्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि तैसे, उनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। इसी तरह से हम दूसरा प्रकार देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के तो हैं, लेकिन उनका हिंदी में रूप परिवर्तित हुआ है और उच्चारण की सुविधा के अनुसार प्रयोग में आने लगा है। जैसे हम अट्टालिका को अटारी बोल देते हैं, उष्ट्र को ऊंट बोलते हैं, कर्ण को कान बोलते हैं, चंद्र को चांद बोलते हैं। इस प्रकार से सुविधानुसार इन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वे तत्सम शब्द कहलाए। इसके बाद देखते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं। किसी भी भाषा में यदि कोई क्षेत्रीय शब्द प्रयोग में आते हैं, स्थानीय शब्द प्रयोग में आते हैं, तो जिनका उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा वो शब्द अपने आप ही गढ़ लिए गए हैं और वो प्रचलन में आ गए हैं। जैसे हम देखें परात, कांच,
ढोर, ढोर यानी जानवर, खचाखच, इस तरह के जो शब्द हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद चौथे प्रकार है विदेशी शब्द, यानी कि जो विदेशों से आई हुई भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से डॉक्टर, स्कूल, मशीन, पेंसिल, पुलिस, इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेज़ी के जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। अरबी फारसी के जैसे कागज़, खून, हज़ार, ज़मींदार, फ़कीर, बाज़ार। पुर्तगाली भाषा से अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी, इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, उनकी पूरी की पूरी आपको तालिका मिल जाएगी जो हम विस्तृत रूप से जब अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रकार जो संकर शब्द कहलाते हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर तीसरे ही प्रकार के शब्द जो बन जाते हैं वो संकर कहलाते हैं। दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल गए, तीन भाषाओं के शब्द मिल गए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे देखते हैं वर्षगांठ, इसमें वर्ष जो है वो तो अंग्रेजी उसका संस्कृत का है और गांठ जो है वो हिंदी का है। इस तरह से संस्कृत और हिंदी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के एक तीसरा शब्द बनाते हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का, पति हिंदी का। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का और यात्री संस्कृत का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। नेक नियत, नेक फारसी का और नियत अरबी का। जांचकर्ता, जांच फारसी भाषा का और कर्ता हिंदी भाषा का। बेढंगा, बे यानी फारसी भाषा का उपसर्ग है और ढंगा हिंदी भाषा का शब्द है। बेआब, बे फारसी का और आब अरबी का। इस प्रकार से अलग अलग दो भाषाओं के शब्द मिलकर के जब तीसरा कोई शब्द बना देते हैं तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर यदि हम देखें तो शब्दों को हम तीन भागों में बांटते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते हैं, यानी उनका एक विशिष्ट अर्थ प्रचलित हो जाता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती है। जैसे कि हम देखें दूध, दूध को हम दूध ही कह सकते हैं। गाय कब प्रचलित हुआ, किसने बनाया, हमें पता नहीं है, लेकिन गाय का चित्र दिखा करके हमें बता दिया जाता है बचपन में ही कि ये गाय है। यदि कोई बच्चा है मान लो छोटा सा जिसे अभी भाषा की समझ नहीं है, यदि गाय का चित्र दिखाकर उसे कहा जाए ये घोड़ा है तो वो उसको घोड़ा ही समझेगा। इसी तरह से ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो रूढ़ हो चुके हैं, प्रचलित हैं, इसलिए प्रयोग में आते हैं। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए हैं। उन शब्दों का अपना अर्थ होता है किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नया अर्थ भी वो बोध कराते हैं। आवश्यक नहीं है कि प्रथम शब्द का जो अर्थ है और द्वितीय शब्द का अर्थ है वही तीसरे शब्द में निकले, हो सकता है कि वे मिलकर के कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट करें। इस तरह के जो यौगिक शब्द हैं वो संधि में देखने को मिलते हैं, समास में, उपसर्ग में और प्रत्यय में। इस तरह के शब्द देखने को मिल जाते हैं। जैसे यदि हम विद्यालय का संधि विच्छेद करें, विद्या आलय, ये संधि शब्द हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। प्रेम सागर, इसमें दो शब्द आपस में मिलकर के समास बना रहे हैं, प्रेम का सागर। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। दूध वाला में वाला प्रत्यय है। इस तरह से ये शब्द आपस में मिलकर के तीसरा ही शब्द बना रहे हैं जिन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनके योग से मिलकर के और वे बनते हैं।
और अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम देखें पीताम्बर, इसमें पीत का मतलब होता है पीला और अम्बर का मतलब वस्त्र। दो शब्दों के योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ पीला और वस्त्र, इस अर्थ को छोड़कर इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है जो है विष्णु। यानी विष्णु के लिए हम पीताम्बर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण इस योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन। इस तरह से ये योग रूढ़ शब्द बनते हैं। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। ये अपना रूप परिवर्तन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उसी रूप परिवर्तन के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला हम देखते हैं विकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग वचन, ध्यान दीजिएगा, लिंग वचन कारक और काल इनके अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, इस तरह से इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ये चार प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है। दूसरे प्रकार के हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन कारक और काल के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, ये जो के त्यों बने रहते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जिनका व्यय न हो। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। इन सभी के बारे में, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे के वीडियो में, जिनमें हम इनका अर्थ भी समझेंगे और इनके बारे में किस प्रकार से ये अपना रूप परिवर्तित करते हैं उन्हें भी समझेंगे। यहाँ केवल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है और अविकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अर्थ के आधार पर भी 9 प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, यानी जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जो रूढ़ शब्द हमने अभी पढ़े थे। अनेकार्थी शब्द, जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ निकलता है। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विपरीत यानी उल्टा अर्थ निकलता है। युग्म शब्द, एक जैसे दो शब्द मिलकर के युग्म शब्द बनाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द पूरा का पूरा शब्दों का समूह है और उसका अर्थ प्रदर्शित करने के लिए एक ही शब्द में उसका प्रयोग कर दिया जाता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी वे दिखने में भिन्न भिन्न हैं लेकिन उनका अर्थ समान नहीं होता, भिन्न होता है अर्थ। जैसे आदि और आदि, दोनों का अर्थ भिन्न है किंतु ये दिखने में एक समान लगते हैं। समूहवाची शब्द, पूरे के पूरे समूह को प्रदर्शित करने वाले शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द, जो ध्वन्यात्मक होते हैं, ध्वनि प्रदर्शित करते हैं, जैसे चहकना या खटखट। इस तरह के जो शब्द हैं वो ध्वन्यात्मक होते हैं जिसमें ध्वनि प्रदर्शित होती है। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर भी अनेक प्रकार के वर्गीकरण किया गया है और इन सभी शब्दों को हम आगे के वीडियो में अलग अलग विस्तृत रूप से इनके ऊपर चर्चा करेंगे।
आज हमने इनकी परिभाषा को समझा, इनके शब्दों को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।